हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, कल हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, कैपिटल एंड रेवेन्यू। काफी चर्चा कर दी थी, आज थोड़ी सी चर्चा बकाया है, खत्म करते हैं। और 4 इलस्ट्रेशन है इसके, वो भी आज ही खत्म करने हैं, बिल्कुल अभी। बेटा, कल हमने ना शुरुआत की थी एक्सपेंडिचर से, और हमने एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरी समझ ली थी। एक एक्सपेंडिचर की कैटेगरी हमने कैपिटल समझी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स जिसको हम प्यार से बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बेटा टोटल 6 पॉइंट पे मैंने चर्चा करी थी आपसे, ठीक है ना जी। और रेवेन्यू पे लगभग मैंने 3 पॉइंट में बोले थे बेटा, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इंकर हो ऐसे खर्चे रेवेन्यू होते हैं, या बिजनेस को रन करने के लिए खर्चे हो ऐसे खर्चे रेवेन्यू होते हैं, या एसेट को मेंटेन करने के खर्चे रेवेन्यू खर्चे होते हैं। बेटा आज ना एक और कैटेगरी इसमें जोड़ दो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑल्दो अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म पढ़ी थी ना हमने, आज तक बेटा 12th प्लेस पर, मतलब लास्ट टाइम तक जब तक मैंने चैप्टर नहीं कराया था, 12th प्लेस खाली पड़ा था। 11 ही चीजें डिस्कस की थी बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, 12th छुड़वा दी थी। ये वही 12th टर्म है जिसके ऊपर डिस्कशन मैं बार बार करना चाहता था, ठीक है ना। अब आप सोचो यार, इतना शुरू में ऐसी टर्म पढ़ा देना, इतनी खतरनाक सी, जहाँ अकाउंट्स की बच्चों को बिल्कुल जीरो समझ होती है, तो वो मुश्किल कर देता है चीजें। अब थोड़ा सा आसान कर देते हैं, क्योंकि हमारा अच्छी खासी लर्निंग ले चुके हैं, पूरे साल भर 11th के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। बेटा रेवेन्यू खर्चे कल हमने पढ़ना शुरू किया था, ये रेकरिंग खर्चे हैं जो बिजनेस में बार बार रीअकर होते हैं, और इनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है। एक साल के अंदर अंदर इनका बेनिफिट खत्म हो जाता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर बेटा ना तो रेकरिंग होते, ना तो बार बार होंगे। एक बार कोई एसेट बना दी, बार बार नहीं बनोगे भैया, ठीक है ना जी। बाबू साथ ही इसका बेनिफिट हमेशा एक साल से ज्यादा के लिए मिलता है। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? कायदे से बेटा इन दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। जैसे कि बेटा एक लौता एक ही एग्जांपल है, उसे ढंग से सुनना है। जैसे कि बेटा एड का खर्चा। बेटा अगर मैं नॉर्मली आपसे पूछूं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस कैसे एक्सपेंस है, तो आपको लगेगा भैया कोई एसेट थोड़ी बना के दे देगा एड। एड तो एक नॉर्मल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मैंने ऐड करा भारत माता चौक पे अपने इंस्टीट्यूट का, और सहारनपुर नगर निगम को 3 साल के लिए टैक्स जमा करा दिया, ठीक है, 3 साल तक वो फ्लेक्स बोर्ड वहीं लगा रहेगा, बच्चे देखेंगे, मेरे पास एडमिशन के लिए आएंगे, ठीक है जी, मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे, मुझे इनकम होगी उससे। अब भैया नाम से देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट बेटा इससे मिलने वाला बेनिफिट अभी मेरे एग्जांपल में 3 इयर्स है। कैसे इसको रेवेन्यू दिखाता हूँ? रेवेन्यू तो खर्चे वो होते हैं जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर एग्जॉस्ट हो जाता है। अब यहाँ तो बेनिफिट कितने साल के लिए मिल रहा है? यहाँ बेनिफिट 3 सालों के लिए मिल रहा है। नाम से देखो तो रेवेन्यू, काम से देखो तो बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ऐसे ही खर्चों को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एसेट तो नहीं बन रही कोई, बट बेटा बेनिफिट 3 साल के लिए मिल रहा है। हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट हमें इसकी डेफरमेंट करनी पड़ेगी बेटा, हमें इसको थोड़ा सा तो डेफर करना पड़ेगा बिजनेस में, ठीक है जी। अब कैसे डेफर करेंगे, अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे, उन सब चर्चा पे आगे बढ़ते हैं। बेटा ये बात ना वैसे मैचिंग कंसेप्ट की भी है। देखो अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान है ना, तो मैचिंग कंसेप्ट बोलता था मैच योर एक्सपेंसेस विद योर रेवेन्यू एंड मैच योर रेवेन्यू विद योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को इनकम से मैच करो, अपनी इनकम को अपने खर्चों से मैच करो। अगर बेटा 3 साल तक वो फ्लेक्स बोर्ड वहीं लगा रहेगा और 3 साल तक मुझे रेवेन्यू मिलेगा, तो मुझे अपने खर्चों को 3 सालों में ही बांटना होगा। यही तो बोलता है मैचिंग कंसेप्ट भी, कि अपने खर्चों को रेवेन्यू से मैच करो, रेवेन्यू को खर्चे से मैच करो। क्योंकि उस फ्लेक्स बोर्ड के वहां लगे होने से मुझे 3 साल तक रेवेन्यू मिलेगा, इस खर्चे को मैं 1 साल में दिखा के खत्म नहीं कर सकता। मैचिंग करनी पड़ेगी, मुझे खर्चों को 3 सालों में दिखाना पड़ेगा। यानी कि कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, एज पर मैचिंग कंसेप्ट ही दिखाया जाता है। समझ में आती है जी बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं इस बात में? पक्का से?
अब बेटा क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होना चाहिए, देखो पिछली बार से मैं कुछ बात ज्यादा करूंगा क्योंकि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ चुके हो, तुम्हें अच्छे से आइडिया है बेटा। ठीक है, थोड़ी सी बात ज्यादा करूंगा, सुनना जरा आराम से। पिछली बार मैंने कैसे बताया था मैं वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, इस बार मुझे कैसे बताना है मैं वो भी बता रहा हूँ। मान लो ये खर्चा 90,000 का है, एड का खर्चा, और ये 3 इयर्स के लिए बेनिफिट दे रहा है आपको। तो हम क्या सोचते हैं कि 90,000 का खर्चा 3 सालों में बेनिफिट दे रहा है, मैं हर साल कितना दिखाऊंगा, 30,000 रुपए दिखाऊंगा अकाउंट्स में। ठीक है जी, तो कहने का मतलब है 30,000 रुपए अकाउंट्स में दिखा दो, पर आपकी जेब से कितने गए हुए हैं, 90। 60,000 रुपए ईयर 1 में आप क्या करोगे, डेफर करोगे। डेफर करोगे कि तुझे अभी नहीं दिखा सकता, अगले आने वाले साल में दिखाऊंगा। ईयर 2 में क्या करोगे आप, 30,000 रुपए का खर्चा फिर दिखा दोगे, 30,000 डेफर करोगे। ईयर 3 में आप क्या करोगे, 30,000 रुपए का खर्चा दिखा दोगे, अब डेफर करने के लिए कुछ बचेगा। ठीक है ना जी, बोलने के लिए हम ऐसा बोलते हैं, लास्ट टाइम जब मैंने रिवाइज कराया था तब मैंने ऐसे ही बोला था। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, अब मैं इसको इससे भी अच्छे तरीके से सिखा रहा हूँ कि कैसे प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समझ है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। 90,000 का खर्चा किया, पर 3 सालों में दिखाना है, तो पहले साल 30 दिखाया, बचा हुआ 60 डेफर कर दिया। अब बचा था सेकंड ईयर जब शुरू हुआ 60 बचा था, 30 दिखाया, 30 डेफर कर दिया, तीसरे साल 30 दिखाया, कुछ भी डेफर करने के लिए बचा। ठीक है जी, अब मैं इससे भी अच्छा तरीका बता, पहले साल के अकाउंट्स बन रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बेटा बैलेंस शीट। पहले साल क्या हो रहा होगा, क्योंकि आप एक साल में खर्चा दिखा के खत्म नहीं कर सकते, तो आपने ऐड का खर्चा एसेट साइड दिखाया होगा 90,000, माइनस किया होगा राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ 30,000, 90,000 डिवाइडेड बाय 3, 30,000 को ही तो राइट ऑफ किया होगा। 60,000 आपने डेफर कर रखे हैं, और P&L अकाउंट में दिखा रखा होगा टू एड एक्सपेंसेस 30,000। पहले साल की प्रेजेंटेशन ये, ठीक है। दूसरे साल समझदार को इशारा काफी, एसेट्स में अब ऐड की एसेट 60,000 होगी, दूसरे साल फिर राइट ऑफ करेंगे हम 30,000, डेफर कितने कर रखे हैं 30। ठीक है जी, P&L अकाउंट में कितने दिखा रखे हैं जो हम राइट ऑफ करके आए, राइट ऑफ करने का मतलब ही क्या होता है, सिंपली P&L अकाउंट में दिखाना, रिटर्न ऑफ इसे ही कोई तो बोलते हैं, याद है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ये टर्म बोलता हूं, जब भी रिटर्न ऑफ टर्म आएगी, रिटर्न ऑफ का मतलब ही होता है P&L अकाउंट में दिखाना। तीसरे साल क्या होगा, एड दिखा रखे होंगे 30,000 के एसेट्स में, 30 के 30 राइट ऑफ कर दो, अब कितना बचा दिखाने के लिए, 0, और सब का सब P&L अकाउंट में चला गया, तो एड एक्सपेंसेस के नाम से 30,000। इस बात में और इस बात में कोई अंतर नहीं है, 30 दिखा रखे होंगे, 60 डेफर कर रखे होंगे, 30 दिखा रखे होंगे, 30 डेफर कर रखे होंगे, 30 दिखा रखे होंगे, 0 डेफर कर रखे होंगे। ठीक है ना यार, मुझे लगता है टीचर बनना ना बहुत कलाकारी का काम है, आपको सामने वाले की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता होती है कि वो भी ये नहीं समझ सकता। लास्ट टाइम पढ़ा रहा था रेवेन्यू कैपिटल, तो मैं बहुत सोच समझ के आया कि मुझे कितना बोलना है, कहां पर अपने आप को पोस्ट देना है, कहां रुक जाना है, कहां नहीं समझाना। एप्रोप्रिएट तरीका तो ये है समझाने का डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, पर भैया अगर पता ही ना हो बच्चे को तो इससे काम चलाना पड़ता है। लास्ट टाइम यहीं तक रुक गया था, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई आपकी, मुझे भी बोलने का ज्यादा मौका मिल गया। आई होप ये बात अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है, कोई पेंडेंसी नहीं है इस बात में। ठीक है ना जी, बहुत खुश नसीब हो, आज नहीं मानोगे कभी मान जाओगे। ठीक है ना, टीचर्स के इंटरव्यू में क्वेश्चन करता हूँ डेफिनेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस कंसेप्ट के हिसाब से दिखाया जाता है, एंड टीचर्स फेल टू आंसर इट, टीचर्स की बैंड बजी होती है। चलो खैर बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी चैप्टर के ना 4 इलस्ट्रेशन कर रहे हैं, पेंडेंसी कोई नहीं छोड़ेंगे, आज ही खत्म करना है, चैप्टर पैक करके चलेंगे आज। ठीक है जी।
कब कब का? परसों से 3 छुट्टियां यार। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ना शुरू करेंगे बेटा, बस बिल्कुल चुप। कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, गिव रीजन। इनमें से कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है? पहली ट्राई आपकी है, ठीक है जी। 8 पॉइंट है, करने के लिए 4 मिनट दे रहा हूं, 4 मिनट के बाद हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ठीक है जी, फटाफट से। चलो जी बेटा, अब जरा एक बार आराम से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा 5200 स्पेंट ऑन अ रिपेयर बिफोर यूजिंग द सेकंड हैंड कार परचेज्ड रिसेंटली। बेटा सेकंड हैंड कार खरीदी लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उसको रिपेयर करा लिया। सर ऑब्वियसली वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी, तभी उसको रिपेयर कराया। सेकंड हैंड कार जब तक पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स ही हैं। तो ये बिल्कुल कैपेक्स है, कल हमने यही बात डिस्कस की थी। ड्यूरिंग द ईयर 3000 वर स्पेंट ऑन रिपेयरिंग ऑफ वेरियस मशीन। बेटा बहुत सारी मशीनों की रिपेयरिंग कराई है, ये एसेट को मेंटेन करने के खर्चे हैं, रेवेन्यू खर्चे हैं, इससे कोई एसेट नहीं क्रिएट हो गई। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये देखो ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, ये कमी आ जाती है। हमने क्या किया, सीपीयू उठाया, मशीन में कुछ कमी आ गई, रिपेयर करा कर ले आए, ठीक है जी, 500-700 हजार रुपए खर्च हो गए, इससे कोई मेरी नई एसेट बनी, ठीक है, रेवेन्यू है। उसके बाद फ्रेट एंड कार्टेज ऑन द न्यू मशीन और इरेक्शन चार्जेस। बेटा यानी कि जब तक एसेट पुट टू यूज नहीं हुई तब तक के सारे खर्चे एसेट है, तो बाबू ये तो एसेट है ही है। A sum of 4000 was spent on white washing and painting the new factory। बेटा अगर नई फैक्ट्री पे व्हाइट वॉशिंग का खर्चा हो रहा है तो भैया अभी पुट टू यूज कहाँ हुई, ठीक है ना, तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स है। सेम बात मेरे से सोचो भैया, बिल्डिंग है, व्हाइट वॉशिंग हो रही है, जब मैं 1-1 रुपए लिख रहा हूँ, जिस दिन सारे आर्टिसन बाहर निकल जाएंगे ना, उस दिन कहूंगा बिल्डिंग इतने रुपए की पड़ी, ठीक है ना। सब ये नहीं सिविल वर्क पूरा हो गया जी बिल्डिंग मुझे इतने की पड़ी, असली खर्चे तो सिविल वर्क के बाद स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना जी। आगे बढ़ जाए, कॉस्ट ऑफ एनुअल व्हाइट वॉशिंग ऑफ बिल्डिंग। बेटा सालाना व्हाइट वॉशिंग करा रहे हो, और आपको पता ही है बहुत सारे दुकानदार कराते हैं, बहुत सारे हाउस होल्ड्स कराते हैं बेटा। जैसे दिवाली आसपास आने वाली होती है, 15-20 दिन पहले पेंटर लगा के बैठ जाएंगे, पूरा घर क्लीन करेंगे, करते हैं बहुत सारे लोग। बेटा अगर ये ऐसा खर्चा है तो कोई एसेट तो नहीं दे रहा मुझे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये तो मेरे लिए। 6th वन के ऊपर अच्छी खासी बात है, 5 मिनट दो। पहले 7th वन, 20,000 स्पेंड टुवर्ड्स द एडिशन टू द मशीनरी। ये तो बोल ही दिया कि मशीनरी में एडिशन कर रहे हो, तो है ही कैपेक्स, ठीक है जी। 5,000 was spent in connection with the issue of capital and 3,000 incurred as legal expenses in raising a debenture loan। कल 6th पॉइंट में क्या बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के? एक्सपेंडिचर incurred while raising the capital। बेटा कोई भी खर्चा कर रहे हो कैपिटल रेस करने के लिए, वो भी कैपेक्स है। अब 5,000 रुपए मैंने शेयर से पैसे लेने के लिए खर्चे हो, 3,000 रुपए मैंने लीगल एक्सपेंसेस इंकर करे डिवेंचर से लोन लेने के लिए, 8 रुपए कैपिटल लेने के लिए खर्चा कर रहा हूं, 8 का 8,000 क्या कैपेक्स, ठीक है जी। आओ जी 6 पे हल्का सा डिस्कशन करते हैं। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड ऑन 1st of July 18, ठीक है जी, फॉर 1 ईयर 2400। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st of March एवरी ईयर। क्या लिखा आंसर बाबे सारा? देख आधो ने कैपिटल लिखा, आधो ने रेवेन्यू लिखा, पता कुछ नहीं। पिछली बार भी यही गलती थी, पिछली बार की गलतियां नहीं सीखते तो। बेटा आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19। केशव भाई समझना इसको अच्छे से, आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। कहते हैं 1 जुलाई 18 को आपने फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ले लिया फॉर 1 ईयर। बेटा ये 1 ईयर कब खत्म होगा? 30th June 19 को, 30 जून 2019 को। बेटा या आपकी दुकान पे कोई एजेंट आया, उसने कहा जी दुकान पे इतना सारा सामान है, आपको डर नहीं लगता जल गया तो, कुछ हो गया तो मैं इंश्योरेंस कर देता हूँ। आपको लगा ठीक है जरूरत की चीज है, आपने इंश्योरेंस करा लिया, या आप ये कह देते हो नहीं नहीं 1 अप्रैल को आई हो तभी से करेंगे सारे खर्चे। ऐसे थोड़ी होता है, जब बिजनेस को जरूरत लगी करा ली, ठीक है जी।
अब भैया फायर इंश्योरेंस प्रीमियम होता ही 1 साल के लिए, अगर बिजनेस स्टडीज में लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का डिफरेंस याद हो वहां पर भी लिखी हुई है बात। बेटा अगर ये 1 साल के लिए ही होता है और यहां से शुरू कर कर 1 साल के लिए हो गया है भाई, अब ये समझो कि मेरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल यहां से लेकर यहां तक ये 9 मंथ्स आ रहे हैं, लेकिन मेरे फाइनेंशियल ईयर के बाद भी 3 महीने तक मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। अब 2400 रुपए पूरे साल का खर्चा है, 12 महीने का खर्चा है, 9 मंथ्स का कितना, 1800 रुपए, 3 महीने का कितना, 600 रुपए, यही ऐसे ही तो 2400 है। क्योंकि बेटा इन 1800 का बेनिफिट इसी 1 ईयर में लैप्स हो जाएगा, जो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है। ये 1800 रुपए का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन इस 600 का क्या बेटा, इसका बेनिफिट आगे आने वाले साल में मिलेगा, और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको एसेट्स में दिखाएंगे, और आप दिखाते हो, नाम लिखते हो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। ये प्रीपेड इंश्योरेंस ही तो है, पेड इन एडवांस। समझ में आया? पिछली बार वाली गलती है ये, किसी ने भी सही नहीं किया था पिछली बार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक दो ठीक कर देंगे इस बार, फिर वही हो तुम। ठीक है ना, समझ में आ गई अच्छे से बात? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट होते जा रहे हैं बेटा। लो फटाफट से जरा ये करो स्टार्ट। अभी ना पूरा सॉल्यूशन मैं डिस्कस कर रहा, सिर्फ रेलवे साइडिंग्स का मतलब बता रहा हूँ, उसके बाद 2 मिनट और दे रहा हूँ, फिर पूरा सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। बेटा रेलवे साइडिंग्स क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा बेटा, एक ना ट्रैक जा रहा है जिसके ऊपर से ट्रेन जाती है, ठीक है जी, साथ में ना एक ब्रांच ट्रैक बना हुआ है जो एक नए डेस्टिनेशन पर लेकर जाता है। कई बार लाइन स्विच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, कई बार किसी और डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। जैसे कि मैं बोलूँ ये ब्रांच ट्रैक ना क्लीनिंग के लिए जाता है, वर्कशॉप में लेके जाता है। तो कई बार आप देखते हो, अच्छा वर्कशॉप में जाना है, मान लो रात को ट्रेन इंजन एक ट्रेन ला चुका है, और ये ट्रेन ना सहारनपुर से सुबह चलती है, रात को आने के बाद है एक पैसेंजर ट्रेन, ठीक है ना जी, जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्चुअल बोल रहा हूँ, ठीक है जी, रात को खड़ी हो जाती है आकर 9 बजे, और उसके बाद सुबह 6 बजे चलती है यहाँ से। उसको कहाँ, वर्कशॉप में टिका दिया जाता है, अलग से प्लेटफॉर्म पे ही रोका जाता है, पूरा प्लेटफॉर्म ब्लॉक हो जाएगा उससे। तो वहां रेलवे साइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, कैसेट क्रिएट करता है रेलवे की, सीधी सीधी बात तो ये। ठीक है जी, अब 2 मिनट दो, या बाकी सब कर चुके थे? कर चुके थे, बहुत ठीक है फिर तो। 50,000 पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, इंस्टॉलेशन के बाद ही पुट तो यूज होगी, यानी कि तब तक के सारे खर्चे कैपेक्स हैं। पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्स और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम, रेवेन्यू, इससे कोई एसेट तो क्रिएट हो नहीं रही। wages paid to the worker for converting raw material into finished goods, रेवेन्यू, कैपेक्स की। भाई वर्कर का काम और क्या होता है, वर्कर यही तो करते हैं, वर्कर का काम और क्या होता है बस ये बताओ, और इसके बदले में तुम्हें सैलरी देता हूँ, सैलरी कैपेक्स है इसका मतलब। सैलरी किस लिए देता हूँ वर्कर को, कि मेरे पास रॉ मटेरियल पड़ा है, फिनिश गुड्स बना, ठीक है ना। A sum of 40,000 was spent in overhauling its entire plant, which resulted into adding 5 years of its working life. देखो कैपेक्स है ये, रेवेन्यू नहीं है। कल फिफ्थ पॉइंट था कैपेक्स में बेटा, जो एक्सपेंसेस बेटा आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हो, वो एक्सपेंसेस जो आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देते हो। मैंने सिनेमा हॉल का एग्जांपल दिया था कि बराबर वाली लैंड खरीदी और कुछ सिटिंग अरेंजमेंट बढ़ा दिया, इससे मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, कैपेक्स है। भाई अगर मैंने कोई ऐसी ओवरऑलिंग, ऐसी रिपेयर कर दी है जो 5 साल लाइफ बढ़ा रही है प्लांट की, तो मैं 5 साल और कमाऊंगा, मेरी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वो कैपेक्स ही तो है। ठीक है पुत्र जी, ठीक है ना। लास्ट वन 10 लाख, ये तो कैपेक्स ही है, रेलवे साइडिंग्स की तो बात हमने अभी करी। लो पुत्र पढ़ना। बेटा सबसे पहले an old plant costing 1 lakh was purchased, 2,000 was paid on its carriage, 3,000 was spent on its repair,
4,000 were paid to an engineer who had supervised his installation. बेटा इंस्टॉलेशन के बाद ही तो पुट टू यूज हुआ, यानी कि यहाँ तक के सारे खर्चे 1,09,000 के 1,09,000 कैपेक्स। आगे बढ़ जाओ। 2 लाख स्पेंट फॉर रीपेंटिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। बेटा 2 लाख रुपए खर्च दिए रीपेंट करने पर फैक्ट्री बिल्डिंग को, ठीक है। रेवेन्यू नई एसेट तो नहीं हुई, रीपेंट कराई, व्हाइट वॉश कराया, क्या हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मल बिजनेस का खर्चा रेवेन्यू। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ लैंड। बेटा लैंड खरीदी, उसके ऊपर लीगल एक्सपेंसेस करे। लीगल एक्सपेंसेस करते हैं ना अपने नाम कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस बोल दो, स्टैंप ड्यूटी बोल दो, ये सब लीगल खर्चे। तो भैया जब मेरे नाम होगी तभी तो पुट टू यूज होगी। यहाँ तक के सारे खर्चे कैपेक्स ही होंगे, यानी कि ये लीगल एक्सपेंसेस कैपेक्स हैं, ठीक है। आगे 10,000 was spent on lawyer's fee to defend a suit claiming that firm's factory site belonged to a plaintiff। बेटा कोई फैक्ट्री की साइट को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमने लॉयर को फीस दी है कि वो इस टाइटल को डिफेंड करे कि ये जगह हमारी है। भैया रेवेन्यू खर्चा, कोई नई एसेट नहीं क्रिएट हो रही है, तो पुरानी का झगड़ा चल रहा है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। एक्सपेंडिचर ऑन एड 25,000। किसी ने लिखा तो नहीं ना डेफर्ड रेवेन्यू, कहीं नहीं कहा 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, नाम से तो ऐड हमेशा ही रेवेन्यू है, ठीक है ना जी। आगे बढ़ो। लिख दिया, बहुत बढ़िया, शाबाश तुम्हारे झूठे हौसले को। 25,000 पेड टू अ डिस्चार्ज्ड एम्प्लॉय एज कंपनसेशन। बेटा इंडिया में ना कई बार ऐसा हम करते हैं रूल को फॉलो करते हुए, अगर किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकालते हैं तो उसे हम रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देते हैं, मतलब निकालने की कंपनसेशन, कि तेरे पास नई जॉब नहीं होगी, हो सकता है महीने 2 महीने ना हो, या हमारी तरफ से पकड़ कंपनसेशन। भैया इसकी वजह से कोई एसेट नहीं क्रिएट हो रही मेरी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। रिपेयर फॉर 2,000 नेसेसिएटेड बाय नेग्लिजेंस। 2,000 रुपए की रिपेयर है जो नेग्लिजेंस की वजह से हो रही है, कुछ गलती कर दी होगी, उसकी वजह से कुछ टूट फूट गया, उसकी वजह से मुझे तुरंत रिपेयर करानी पड़ गई, रेवेन्यू है, कोई एसेट थोड़ी बन रही है, रिपेयर है जी। इंश्योरेंस क्लेम 20,000 रुपए का रिसीव हुआ फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर ऑफ 25,000। बेटा मेरा 25,000 का नुकसान हुआ, 20,000 का क्लेम मिला, मुझे ना ऊपर ये पूछा गया था कि कौन सा रेवेन्यू है, कौन सा कैपिटल है, कौन सा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिसीट की बात नहीं हुई, मैं इस 20,000 की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 का नुकसान हुआ, 20 मिल गए, नुकसान अल्टीमेटली कितने का है, 5 का। अच्छा एक बात बताओ, ये नुकसान कहाँ दिखाते हो, P&L अकाउंट में या ट्रेडिंग बैलेंस शीट में? जर्नल एंट्री, चाहे जर्नल एंट्री से सोच लो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सोच लो। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी भी मैंने ऊपर बातें बताई हैं, अगर आप बैलेंस शीट से सोचना चाहते हो ना, बैलेंस शीट या ट्रेडिंग P&L अकाउंट से, उससे भी सोच सकते हो। P&L में तो दिखाते हो खर्चा। अच्छा एक बात बताओ, गुड्स का नुकसान हो गया मान लो, ठीक है, गुड्स फायर से नुकसान हो गया, आप एंट्री क्या करते थे, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, कि गुड्स का नुकसान हो गया, फिर इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना लेते थे, इस लॉस को खत्म कर देते थे। याद है आपको, 25,000 का नुकसान हुआ, 25,000 से इंश्योरेंस कंपनी को डेटर मान दिया, बाद में इंश्योरेंस कंपनी ने 20,000 रुपए दे दिया। अच्छा जी, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आ गए 20,000, इंश्योरेंस कंपनी को बुक से खत्म कर दो, उसने जो देना था दे दिया, 25 के बदले में लेकिन मुझे 20 आए, अल्टीमेटली मेरा 5 का नुकसान है, नाम लिखता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा रहा है। अब यार इतना पता लग गया, वहां तो सिर्फ रेवेन्यू खर्च हो जाते हैं, कल लिख कर तो बताया था आपको, ठीक है ना जी। मुझे लगता है बेटर वर्जन है ये भैया। एक बार आपने जर्नल एंट्री कर ली, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या समस्याएं हल कर देगा आपकी, ठीक है। आओ जी, लास्ट वन पढ़ो, फटाफट से फर्स्ट डिस्कस करते हैं। 5 लाख रुपए है इशू ऑफ शेयर से और खर्च करा है 10,000 रुपए। बेटा 5 लाख रुपए शेयर से है, रिसीट है, पहले तो ये देखो ना पैसा आ रहा है या जा रहा है, रिसीट है या एक्सपेंडिचर, तभी तो सोचोगे रेवेन्यू या कैपिटल। 5 लाख रुपए आए बिजनेस के अंदर, आए, रिसीट है, कैसी रिसीट, कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू रिसीट्स वही होती हैं, कल भी बोला था, जो रीअकरिंग है, बार बार होती है, ठीक है ना जी। जैसे कि
सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, बार बार गुड्स बेचोगे, सर्विस बेचोगे, इंटरेस्ट बार बार रिसीव करोगे, डिस्काउंट बार बार रिसीव करोगे, कमीशन, शेयर रोज इशू करते रहो क्या, हर महीने इशू करते हो क्या? ऐसी रिसीट जो कभी कभी बिजनेस में होनी है वो कैपिटल रिसीट है, ठीक है जी। और 10,000 रुपए इसके लिए खर्चा करा भैया, 6th पॉइंट कैपिटल एक्सपेंडिचर का, फंड रेज करने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हो वो सब कैपेक्स है। कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। 1 लाख रुपए सब्सिडी मिल रही है स्टेट गवर्नमेंट से, सुनो जी, देखो अगर आपको जनरल डोनेशन मिल रही है, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया, गवर्नमेंट ने बस डोनेशन दे दी, गवर्नमेंट ने बस सब्सिडी दे दी, या तो पर्पस बताओ। अगर सरकार ने पर्पस बता दिया तो मेरी लाइबिलिटी, मेरी सिरदर्दी वही यूज करना है, नहीं बताया तो रेवेन्यू, ठीक है जी बाबू। अब 1 लाख रुपए सब्सिडी मिली है, पहली बात तो मिली है, रिसीट है, दूसरी बात कैसी, रेवेन्यू, जब तक नहीं बताया। अगर बता देती सरकार कैपिटल रिसीट बन जाती, क्योंकि लाइबिलिटी में कैपिटल रिसीट जाती है, सिरदर्दी मेरी शुरू हो जाती, वहीं इस्तेमाल करना है इस पैसे को, ठीक है। कंपनसेशन रिसीव्ड फ्रॉम इंप्रूवमेंट ट्रस्ट फॉर कंपलसरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस, भैया कंपनसेशन मुझे मिल गई है इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से, कोई बॉडी है, फॉर कंपलसरी रिमूवल ऑफ बिजनेस टू अनदर प्लेस, कि अपने बिजनेस को कहीं और शिफ्ट कर दो। बेटा द स्पेसिफिक इज द पर्पस हियर, यहाँ पर्पस बड़ा स्पेसिफिक है, इस पैसे का इस्तेमाल मुझे वहीं करना है। आप इन्होंने तो लिखा हुआ है रेवेन्यू रिसीट, पर ये कैपिटल रिसीट होना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़ो जी। फोर्थ वन, इन्वेस्टमेंट जो आपने 10 लाख की खरीदी थी, 12 लाख रुपए की बेच दी। क्या मैं इन्वेस्टमेंट बार बार बेचता हूँ बिजनेस में, रोज का काम है? नहीं भैया, कभी कभी बेचते हैं, कैपिटल रिसीट है जी। लास्ट वन, फॉर द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉई a recreation center was constructed at a cost of 8 lakh, 5 lakh was received from the state government as grant for its construction। 8 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन पे खर्च करे, कैपेक्स। 5 लाख रुपए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने इसी बात की सब्सिडी दी कि कंस्ट्रक्शन नहीं खर्च होने चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस से दी है, कैपिटल रिसीट, स्पेसिफिक पर्पस तो कैपिटल रिसीट। चलें जी, रखते आज के लिए इतना ही है मेरे बच्चों, बाय बाय।